मैं डॉक्टर अनिल कुमार झेब, प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर, आज आपके समक्ष इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कानूनों का निर्वचन के संबंध में विचार व्यक्त करूंगा। कानूनों के निर्वचन से संबंधित मामले हमें ये देख लेना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ही ऐसे निर्वचन करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन निर्वचन न्यायपालिका द्वारा किया जाता है और कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है। लेकिन जब कानून में किसी प्रकार की अस्पष्टता हो, संदिग्धता हो या दोहरा अर्थ निकलता हो तो न्यायालय के समक्ष कोई समस्या जाती है और न्यायालय को लगता है कि इसमें दोहरा अर्थ है या संदिग्धता है या अस्पष्टता है, तो न्यायपालिका ऐसे मामलों में कानून के संबंध में कोई शब्द या किसी धारा का या किसी नियम का निर्वचन करता है। निर्वचन के संबंध में आज अपन बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन या हितप्रद अर्थान्वयन के बारे में पढ़ेंगे। हितप्रद अर्थान्वयन का मतलब होता है कि जब कोई कानून बनता है तो वो किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए बनाया गया हो और उसके संबंध में न्यायपालिका के पास में कोई निर्वचन का प्रश्न आता है तो न्यायालय सामान्यतः नियमानुसार या कानून के अनुरूप ही कोई निर्णय देता है। लेकिन कई बार उसमें अस्पष्टता है और तो न्यायालय ऐसा निर्वचन करता है जिससे कि कानून बनाने वाली जो संस्था है, जो लेजिस्लेशन है, उसका उद्देश्य पूर्ण होता हुआ नजर आए। क्योंकि विशेष वर्ग के लिए जो कानून बनाया जाता है तो वो विशेष वर्ग उस कानून से यदि कुछ फायदा हो रहा हो, कुछ मिलने वाला हो, तो उस विशेष वर्ग के हित में ही न्यायालय सामान्यतः निर्वचन करता है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि स्पष्ट कानून है तो उसमें न्यायपालिका द्वारा कभी भी निर्वचन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके जैसा कानून है उसका निर्णय या उसके अनुरूप ही निर्णय देने के लिए न्यायपालिका अपने निर्णय को अग्रसर करती है। अब मैं आपको कुछ केसेस के बारे में जानकारी दूंगा। कन्हैयालाल बनाम परमनिधि, AIR 1957, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 960। इसमें भी न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया उसमें कलकत्ता ठेका किराएदारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत यदि संशोधन किया गया 1953 में, तो न्यायपालिका द्वारा यही अभिनिर्धारित किया गया कि जो पहले के जो किराएदार थे उनके ऊपर या जो जिनके संबंध में कोई विवाद था और उसके संबंध में न्यायपालिका द्वारा कोई निर्णय कर दिया गया है, कोई डिक्री कर दी गई है, कोई आदेश पारित कर दिया गया है और उसके बाद ये अमेंडमेंट 1953 में किया गया है। तो 1953 में जो अमेंडमेंट किया गया है वो उन्हीं मामलों में लागू होगा जो कि बाद में पेंडिंग रहे हैं, मतलब जो पहले से निर्णित हो गए हैं उनके संबंध में किसी भी प्रकार से न्यायपालिका मतलब पूर्व जो मामले निर्णित हो गए हैं उनको नहीं मतलब खोलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उन किराएदारों के बेनिफिट के लिए ये मामला मतलब ये जो कानून में संशोधन किया गया 1953 में वो उन्हीं किराएदारों के फायदे के लिए होगा जो कि बाद में आए हैं या कहेंगे डिक्री, इस संशोधन से पहले जो डिक्री हो गया उनके मामलों में यह निर्णय मामला नहीं माना जाएगा। एक मामला है सरे काउंटी काउंसिल बनाम बैट सभी, 1965 का है, बाहर का है, QB और 194 पेज नंबर है। इसमें यही कहा गया है कि चिल्ड्रन एक्ट 1958 की धारा 2A के अनुसार फर्स्ट चाइल्ड वह है जिसको देख रेख किसी पोषण में किसी व्यक्ति के 1 माह से अधिक अवधि के लिए भी ये रहा है तो भी उसके तहत ये माना जाएगा। इसका मतलब है कि कोई मामला यदि फर्स्ट चाइल्ड के लिए है
तो उसमें भी यदि वो पेरेंट्स के पास भी यदि कोई बच्चा 1 महीने या इससे ज्यादा अवधि से मतलब अलग रह रहा है और वो कभी कभी लाया जाता है पेरेंट्स के, तो भी उस मामले में यही माना जाएगा कि फर्स्ट चाइल्ड का रहेगा और उसमें उस बच्चे के हित में कहा जाएगा। एक अन्य मामले में योची बनाम केरल राज्य के मामले में भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और ये कहा गया कि आर्टिकल 19 के सबक्लोज 1 आर्टिकल 19(1) के जी का मामला था, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को चैलेंज किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि मिनिमम जो वेजेज है, जो मजदूर को वेजेज मिलता है, वो न्यूनतम रखने के संबंध में बाध्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए लोगों का ये कहना था कि हमारा यदि ये अधिनियम लागू होता है और उसकी वजह से हमारे को नुकसान होता है, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 19(1)(g) के तहत व्यवसाय और वाणिज्य की स्वतंत्रता है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अधिनियम बना है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो बना हुआ है वो उन्हीं मजदूरों के लिए बना हुआ है जो कि कम से कम उनको जो मजदूरी मिलती है वो ऐसी मजदूरी तो दी जानी चाहिए जिसकी वजह से वो लोग अपना घर बाहर चला सके, अपना भूखमरी की स्थिति नहीं रहे और अच्छा जीवन स्तर चलाए, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की बात को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी निर्धारित किया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो वैध है और उसमें दी जाने वाली जो मिनिमम है या न्यूनतम जो मजदूरी दी जानी चाहिए वो उचित है। एक अन्य मामले में आयुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि बनाम शिव मेटल वर्क्स, यह है AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 107। इस मामले में भी न्यायालय ने यही कहा है कि वैदिक यांत्रिक अथवा सामान्य अभियांत्रिकी उत्पाद के अंतर्गत, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के हित में जो कानून बनाया गया है ऐसे ही लोगों के लिए है जो वैदिक यांत्रिक और सामान्य अभियांत्रिक उत्पाद के संबंध में है, अतः ऐसा ही निर्वचन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में जो हितप्रद है या ये कहें केवल बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन की बात है, उसमें दीवान ब्रदर्स बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 1503 में भी ये अभी निर्धारित किया है कि जिन लोगों के लिए ऐसा कोई कानून बनाया गया है उन्हें लोगों के को ही यदि कोई कानून के निर्वचन के संबंध में न्यायपालिका के पास आते हैं तो न्यायपालिका यदि कानून में कोई संदिग्धता पाई जाती है या कोई अस्पष्टता है तो उन लोगों के बेनिफिट के लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या हो था कि मामला उच्च न्यायालय में गया और उच्च न्यायालय में कहा गया कि कोर्ट फीस 5 रुपए, यदि कोई भी मतलब है तो उसमें 5 रुपए फीस दी जाएगी और जो दूसरे मतलब यहाँ से जो लोग आए हुए थे, जो बाहर से लोग आए हुए थे, उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि 5 रुपए फीस आपको देनी ही पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस हाई कोर्ट के निर्णय को मतलब निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 5 रुपए फीस दिया जाना अनुचित है, क्योंकि वो पहले ही से ही वो व्यक्ति परेशान है और उनसे आप 5 रुपए फीस लोगे तो वो हितकारी नहीं होगी। ऐसा ही एक मामला बी साहब नाम पीठासीन अधिकारी और AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट और पेज नंबर 12 के संदर्भ में भी आया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये व्यवस्था मतलब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में समस्या रखी गई कि सप्ताह है या वीक कितने दिनों का रखा जाएगा। इसके तहत मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की धारा 5 के संबंध में इंटरप्रिटेशन की बात कही गई थी, क्योंकि इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था दे रखी थी कि कोई भी जो माता है बनती है महिला तो उसको 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी।
या कहें कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत उसको 12 सप्ताह की अवकाश दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना भी, स्वयं का और अपने बच्चे का भी ठीक से स्वास्थ्य के संबंध में रक्षा कर सके और उसके संबंध में अपना कार्य कर सकेगी। और लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कि 12 सप्ताह का मतलब जो नियोक्ता था उसका कहना था 12 सप्ताह का मतलब होता है कि 6 दिन एक सप्ताह में होते हैं, इसलिए 12 छिके 72 दिन 72 डेज ही मतलब इसके तहत छुट्टी दी जाएगी। जबकि उस महिला का कहना था कि वीक का मतलब 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, और 7 डेज के हिसाब से माना जाएगा कि 7 दिन मतलब 84 दिन की उसको छुट्टी दी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी निर्धारित किया, ये निर्णित किया कि जिन लोगों के लिए ये अधिनियम बना है, यदि कोई इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो न्यायपालिका उस वर्ग के लिए ज्यादा मतलब उस तरफ अपना निर्णय देने के अग्रसर होगी, जिसकी वजह से कि मतलब जिनके लिए एक्ट बना हुआ है वैसा ही कार्य किया जाना चाहिए। ऐसा ही मामला एक लादप्पा लिंगप्पा बनाम ए ही टेक्सटाइल मिल्स AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट और 872 के संबंध में था, जिसमें सामाजिक कल्याण विधान द्वारा जो ग्रेच्युटी एक्ट बना हुआ था 1972 इसके संदर्भ में था। तो न्यायपालिका ने यही अभी निर्धारित किया कि उन्हीं लोगों के यदि कानून में किसी प्रकार की ऐसे मतलब संदिग्धता है या कोई दोहरा अर्थ निकल रहा है तो न्यायालय उसमें इंटरप्रिटेशन करेगा। लेकिन यहाँ इस मामले में किसी प्रकार की कोई भी अस्पष्टता नहीं थी, अतः न्यायपालिका ने कहा कि जो व्यक्ति यदि जिस समय सर्विस में नहीं रहे हैं या एब्सेंट रहे हैं तो उनको उस समय अवधि के संबंध में कोई भी ग्रेच्युटी या उपदान संदान नहीं किया जाएगा। एक अन्य मामला है जिसमें बलदेव साहब नाम RC भसीन AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 1091 में भी न्यायपालिका द्वारा इंटरप्रिटेशन किया गया, निर्वचन किया गया और उसके तहत ये बताया गया कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 की धारा 1958 की धारा है 4(1)(b) और E के संबंध में इंटरप्रिटेशन का मामला आया। इसमें एक व्यक्ति जो कि स्वयं ने कोई मकान किराए में लिया और मकान किराए में लेने के बाद वो व्यक्ति विदेश चला गया, लेकिन उस मकान में जिसको उसने किराए में लिया था उसके माता पिता रह रहे थे और उसके भाई और बहन रह रहे थे। लेकिन मकान मालिक ने उस व्यक्ति के जाने के बाद अनिवासी के आधार पर उस मकान को खाली कराने के संबंध में नोटिस जारी कर दिया। तो ये मामला कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कहा कि ये जो किराया नियंत्रण अधिनियम बना हुआ है इसके तहत ये व्यवस्था है कि जो व्यक्ति मतलब जिसके क्योंकि किराएदारों के हित के लिए ये कानून बना हुआ था और इस कानून को किराएदारों के लिए ही न्यायालय ने इसको इंटरप्रिटेशन किया, निर्वचन किया और कहा कि स्वयं व्यक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके परिवार में उसके माता पिता और भाई बहन है रह रहे हैं तो भी उनको भी उस मकान में रहने का अधिकार है और परिवार की एक विस्तृत परिभाषा न्यायपालिका द्वारा दी गई है। एक अन्य मामले में शीला बार से बना भारत संघ के मामले में जो कि बहुत ही मतलब फेमस केस रहा हुआ है अपने टाइम का, जो AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 1773। इसमें जो कि आर्टिकल 39 चेक के संबंध में है। इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो बच्चे 18 साल से
क्या 21 साल से कम के जो बच्चे हैं, 18 साल से जो बच्चे हैं कम हैं, उन बच्चों को यदि जेल में रखा जाएगा तो वो ज्यादा बड़े अपराधी होंगे। इससे बचाव के लिए उन बच्चों को सुरक्षा या कहेंगे उनको अभिरक्षा में रखा जाए या उनको छोड़ दिया जाए या उनको सुधार कार्यालय कारावास में रखा जाए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो और वो आगे जाके कोई बड़े अपराधी नहीं बने। और यही देश हित में है, ऐसा इसमें मतलब इस मामले में निर्णित किया गया। और एक अन्य मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एस के गुप्ता AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 787। इसमें भी ये न्यायपालिका द्वारा कहा गया कि जो उपभोक्ता संरक्षण मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 की धारा 2 नए के तहत मतलब 1986 के एक्ट की धारा 2 नए के तहत ये बताया गया है कि भवन निर्माण के संबंध में भी यदि कोई व्यक्ति अपना भवन निर्माण करवाता मकान बनवाता है और मकान बनवाने में यदि उसने जो पेमेंट किया है और यदि कोई जो भी ठेकेदार है या जो कारीगर है उसने उसमें कोई कमियां छोड़ दी है, तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के तहत जाके और अपना मामला दर्ज करवा के और अपने कंपनसेशन ले सकता है। तो न्यायालय ने इस बात में भी यही कहा कि हित प्रावधान के लिए ये बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्ट किसके लिए ये कानून बना है, उन लोगों के लिए बनाया जो कि भवन निर्माण करते हैं और उसके बाद में पेमेंट कर रहे हैं, अपने जो कमाई का पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसके बदले उनको सही सुरक्षित या ये कहेंगे एक अच्छा कंस्ट्रक्शन उनको मिलना चाहिए। तो उनके भले के लिए कानून बनाया है। इसलिए न्यायपालिका ने यह निर्धारित किया कि कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के तहत नए की वस्तुओं और सेवाओं का मतलब है कि भवन निर्माण भी इसके अंतर्गत आता है। और इसी के तहत एक अन्य मामला है ओम प्रकाश बनाम सहायक इंजीनियर हरियाणा कृषि उद्योग निगम का भी है। और इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही अभी निर्धारित किया गया कि जो व्यक्ति जिसने ट्रैक्टर खरीदा है और ट्रैक्टर खरीदने पे यदि ट्रैक्टर में कोई कमी पाई गई है और जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदने वाले व्यक्ति का मकसद ये रहा है कि वो उसे कमाई करेगा या अपनी खेती करेगा, ये करने के लिए उसने ऐसा कार्य मतलब ट्रैक्टर खरीद लिया, लेकिन ट्रैक्टर में यदि कोई कमी रह गई है तो वो व्यक्ति भी कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के तहत जाके और अपने जो सेवाओं के बदले में उसने जो पेमेंट किया है उस सेवा दोष को मानते हुए वो भी न्यायालय में अपना बात रख सकता है और न्यायालय उचित समय समझे वैसा निर्णय दे। ऐसा ही में एक मामला श्रीमती शशि गुप्ता बना भारतीय जीवन बीमा निगम का है, जो कि AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट का है और पेज है 1367। इसमें भी यही अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 के तहत जो ये व्यवस्था है कि पॉलिसी धारक के यदि पॉलिसी धारक नहीं रहता है या उसका मतलब स्वयं की अवधि पूरी हो जाती है तो उसके हित में जो भी वांछनीय जो जरूरत होगी वो उसके तहत ही उसमें इंटरप्रिटेशन या निर्वचन किया जाना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि जो LIC एक्ट है 1956 का, उसके तहत भी यदि कोई बेनिफिशियर की बात आएगी तो न्यायपालिका यदि ऐसा संदिग्धता है उस कानून में तो न्यायपालिका ऐसी व्यवस्था देगा कि उन व्यक्तियों के लिए जो कि उसके बेनिफिट के लिए अपना बीमा करा रहे हैं उनके हित में न्यायालय निर्णय करने के लिए अग्रसर होगा। एक अन्य मामला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम VP शांता और 1996 का है, यह सुप्रीम कोर्ट का है, पेज है 550। इसमें कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2 नए के तहत यदि कोई चिकित्सक द्वारा यदि किसी इलाज में कोई कमी छोड़ी जाती है, लापरवाही बरती जाती है, तो वो सेवा दोष मानते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपना वाद दायर कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसके लिए बना है, उन्हीं के लिए बना है और जो कि या तो सेवा या वस्तु के संबंध में मामला आता है। एक अन्य मामला है जिसमें स्प्रिंग मोडोज अस्पताल बनाम एच अहलूवालिया
AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 1807। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि शिशु के हित में माता पिता किसी अस्पताल में सेवाएं लेते हैं और जो दोषपूर्ण सेवाएं के लिए शिशु हॉस्पिटल है वो लायबल होगा। और क्यों होगा? क्योंकि किसके लिए बना है यह एक्ट? यह अधिनियम उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो कि वास्तव में वस्तु या सेवा के संबंध में आते हैं और इस एक्ट के तहत आते हैं। अतः वो सब मतलब हॉस्पिटल भी जिम्मेदार माना गया है। ऐसे ही एक मामला है भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पालिताना चीनी प्राइवेट लिमिटेड। यह है AIR 2002 का सुप्रीम कोर्ट का है और पेज है 511। इसमें है कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में उपबंध है और जो 1952 का अधिनियम है जिसकी धारा कौन सी है? उसकी धारा 1952 का जो अधिनियम है की धारा 2B, इसके संबंध में कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उसमें ये थी कि भाई जो मजदूरों की जो छुट्टियों के संबंध में जो बुलाने की बात है, उनको जो पेमेंट मिलता है उसके संबंध में बात रखी गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही अभी निर्धारित किया कि कर्मचारियों के विकल्प है कि वो चाहे तो ले सकते हैं और चाहे नहीं ले सकते। ऐसा ही एक मामला भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड बनाम कुशन कुमार विज के मामले में भी हुआ है और जो कि AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट और पेज 3342 के संबंध में था। और इसमें ये मांगी गई थी कि इंजीनियरिंग सेवा सिविल विनियमन 1965 के संबंध में थी और उसमें ये बताया गया क्योंकि ये मामला एक व्यक्ति ने जो कि वेतनमान के संबंध में था, अनुतोष की मांग यानी कि 8 वर्षों के बाद में अनुतोष की मांग की गई। अब ये कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी निर्धारित किया कि अपेक्षित योग्यता अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि जिनकी योग्यता पूरी नहीं है और उसमें आप कहो कि हमारे को प्रमोशन का लाभ दिया जाए, ये दिया जाए, लेकिन प्रमोशन का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो कि वास्तव में उनकी जो योग्यता है वो वांछनीय थी और वो पूरी कर रहे हैं। और पदोन्नति वेतनमान के लाभ और कर्मचारियों को नहीं मिलेगी जिनको बिना अपेक्षित योग्यता दी गई है। तो उन लोगों को जो कि वांछनीय जो योग्यता थी वो कंप्लीट नहीं कर रहे तो उनको फायदा नहीं दिया जाएगा। और जाकिया बनाम शहनाज अली, ये AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस है 3385 केस नंबर है और इसमें कर्नाटक किराया अधिनियम 2001 के संबंध में मामला था और उसने जो अपीलार्थ मामला उसका ये था कि किराएदारों को संरक्षण प्रदान करना है। यह न्याय और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि ये जो एक्ट है 2001 का, ये किराएदारों को प्रोटेक्शन देने या उनको संरक्षण या उनको बिना किसी वजह के जब चाहे जब यदि मकान मालिक चाहता है वो निकाल देता है, वो नहीं होना चाहिए बल्कि उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको कोई नोटिस दिया जाना चाहिए। और परिवार के साथ ही क्योंकि व्यक्ति जब रहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसको समय अवधि दी जानी चाहिए और आवश्यक हो तो ही मकान मालिक उसको खाली कराए, अन्यथा मकान मालिक उस मकान को खाली कराने के संबंध में अधिकार नहीं रखना चाहिए संबंध। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2001 का जो मामला है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, किराएदारों के लिए कानून बनाया गया है। इसलिए यदि उस कानून में किसी प्रकार की संदिग्धता है, अस्पष्टता है और दोहरा अर्थ निकल रहा है तो फिर उसका फायदा उन्हीं वर्ग के लिए या ये कहेंगे किराएदारों के बेनिफिट के लिए अधिनियम बना हुआ है, तो किराएदारों को उस संदिग्धता, उस अस्पष्टता का फायदा दिया जा सकता है जिससे कि उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि ये मंशा किसकी रही है? ये मंशा विधायिका की रही है। लेजिस्लेशन का मकसद यही रहा है कि उन लोगों के लिए कानून बनाया जाए और जो कि ऐसे किराएदार है और उनका किसी प्रकार से शोषण हो रहा है या उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए विधायिका द्वारा ऐसा कानून बनाया गया है। तो विधायिका की भावना उनको देखते हुए ही न्यायपालिका ने ऐसा निर्वचन किया और ये कहा कि किराएदारों के हित में ही ये कानून बना हुआ है। ऐसी ही विधायिका का आशय रहा होगा। थैंक यू।